नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस। आज की क्लास में हम अभिव्यक्ति माध्यम से एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कहानी कैसे लिखें। कहानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अभिव्यक्ति माध्यम के अंतर्गत, जो कि कक्षा 12वीं एनसीईआरटी हिंदी आधार एवं ऐच्छिक पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए निर्धारित है। और इस टॉपिक से अभिव्यक्ति माध्यम के अंतर्गत डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। हम जानेंगे इस वीडियो में कि कहानी क्या है, कहानी की परिभाषा क्या है, कहानी की प्राचीनता या उसका इतिहास कितना पुराना है, कहानी के तत्व कौन कौन से हैं और कैसे इन तत्वों से मिलकर के कहानी बनती है। एक अच्छी कहानी लिखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आइए इन्हीं सब टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन पे। कहानी कैसे लिखें। कहानी एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसका इंसानी नाता या इंसान से रिश्ता बहुत ही पुराना है। मनुष्य का स्वाभाविक गुण है जिज्ञासा। मनुष्य अपने अतीत के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में और अपने से पहले के लोगों के बारे में जानने की स्वाभाविक इच्छा रखता है। इसी इच्छा को शांत करती है कहानी। यही कारण है कि कहानी से बहुत पुराना रिश्ता रहा है इंसान का। कहानी आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए भी सुनी जाती रही है और साथ ही अपने अतीत को जान करके उससे कुछ सीखने के लिए भी कहानी सुनने की परंपरा रही है। धर्म से जुड़े संदेश और दार्शनिक विचारों को भी कहानी के माध्यम से धर्म प्रचारक जनता तक बड़ी आसानी से पहुंचाते रहे हैं। यही कारण है कि आनंद के लिए बच्चे अपने दादा दादी, नाना नानी और बड़े बुजुर्गों की कहानियां बचपन से ही सुनते रहे हैं। कभी परियों की कहानियां, कभी राजा रानी की कहानियां। साथ ही अपने अतीत को जानने के लिए राजा महाराजाओं की कहानियां, पुराने युद्धों की कहानियां, पुराने संघर्षों की कहानियां भी समाज में प्रचलित रही हैं। भागवत पुराण की कहानी, सत्यनारायण व्रत की कथा और इसी तरह से कई धार्मिक कहानियां धर्म के विचारों को जानने और उनके संदेशों को समझने के लिए भी समाज में प्रचलित रही है। तो आइए देखते हैं कहानी की यह विधा कैसे प्राचीन काल से विकसित होते हुए आधुनिक कहानी के रूप में आज हमारे सामने है और एक अच्छी कहानी लिखने के लिए हमारे लिए किन किन चीजों को जानना आवश्यक है और कहानी के घटक क्या हैं, कहानी के तत्व क्या हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कहानी क्या है, कहानी की प्राचीनता या इतिहास, कहानी के तत्व और अच्छी कहानी कैसे लिखें। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कहानी क्या है, यानी कहानी की परिभाषा। किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्व हो, कथा का क्रमिक विकास हो और चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। अब इसको समझते हैं। हर कहानी में कोई घटना होती है या कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ पात्र होते हैं और कुछ समस्या होती है। ये तीन चीजें तो सामान्य रूप से कहानी में होती ही होती हैं, लेकिन ये तीन चीजें रिपोर्ट में भी पाई जाती हैं या अन्य साहित्यिक विधाओं में भी पाई जा सकती हैं। तो अन्य साहित्यिक विधाओं से कहानी किस प्रकार अलग होती है, इसके लिए घटना, पात्र या समस्या के साथ साथ इनका क्रमबद्ध ब्यौरा होना चाहिए, साथ में इनसे जुड़ा परिवेश होना चाहिए, द्वंद्व होना चाहिए, कथा का क्रमिक विकास होना चाहिए और चरम उत्कर्ष का बिंदु भी होना चाहिए। तब जाकर के एक कहानी बनती है। यानी घटना, पात्र या समस्या के क्रमबद्ध ब्यौरे के साथ साथ उसमें परिवेश, द्वंद्व, कथा का क्रमिक विकास और चरम उत्कर्ष का बिंदु होना चाहिए, तब जाकर के कहानी बनती है। तो यह है एक कहानी की संपूर्ण सुव्यवस्थित परिभाषा। इसको आप इसी रूप में अगर याद करके परीक्षा में लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आगे हम समझेंगे कि परिवेश क्या है, द्वंद्व क्या है, कथा का क्रमिक विकास क्या है और चरम उत्कर्ष क्या है। अब देखते हैं कहानी की प्राचीनता या इतिहास। इसको बिंदुवार समझते हैं।
कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव का इतिहास, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा रही है। प्राचीन काल से ही मनुष्य वीरता, युद्ध, प्रेम या प्रतिशोध की कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनता सुनाता रहा है। समय के साथ जहां सच्ची कहानियों में मानव स्वभाव के अनुरूप कल्पना के अंश भी जुड़ते चले गए, वहीं समाज के मनोरंजन एवं नैतिक शिक्षा के लिए पंचतंत्र जैसी काल्पनिक कहानियों की भी रचना हुई। यानी तमाम ऐसी कहानियां शुरू शुरू में रही होंगी जो सच्ची रही होंगी, लेकिन जैसा कि मनुष्य का स्वभाव है, वह हर बात में अपनी ओर से कुछ न कुछ ऐड करता है, कुछ न कुछ जोड़ता है, कुछ नमक मिर्च लगा करके अपनी कल्पना को जोड़ करके दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी सच्ची कहानियां भी धीरे धीरे कल्पना के साथ जुड़ती चली गई और इस तरह से सच्ची कहानियों में कल्पना के अंश जुड़ते चले गए। लेकिन साथ में कुछ ऐसी भी कहानियों की रचना हुई जो पूरी तरह से कल्पना पर ही आधारित थी, और ऐसी कहानियां मनोरंजन एवं नैतिक शिक्षा के लिए लिखी गई, जैसा कि पंचतंत्र की कहानियां। प्राचीन काल से ही धार्मिक संदेशों, दार्शनिक सिद्धांतों या विचारों को लोगों तक सरल रूप में पहुंचाने के लिए भी धर्म प्रचारकों द्वारा कहानियों का सहारा लिया गया। जैसे हम अपने घरों में भागवत पुराण की कहानी सुनते हैं, रामायण की कहानी गांव में सुनी जाती है, सत्यनारायण व्रत की कथा सुनी जाती है, इसी तरह अन्य कई धार्मिक कथाएं सुनी जाती हैं। इन कथाओं के माध्यम से धार्मिक संदेश और धार्मिक विचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार प्राचीन काल से ही मनोरंजन, शिक्षा एवं संदेश आदि अलग अलग उद्देश्यों को लेकर कहानी की परंपरा रही है। आधुनिक कहानी उसी परंपरा का विकसित रूप है, यानी प्राचीन काल से चली आ रही कहानी की इस परंपरा का ही विकसित रूप है आधुनिक कहानी। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कहानी की प्राचीनता के बारे में बताइए, या कहानी मानव जीवन से जुड़ी हुई कितनी प्राचीन विधा है। इस तरह से डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं कहानी के तत्व। कहानी के कुल 9 तत्व हैं: कथानक, समस्या, उद्देश्य, परिवेश, पात्र एवं चरित्र, संवाद, द्वंद्व, क्रमिक विकास, चरम उत्कर्ष का बिंदु। इन्हीं तत्वों से मिलकर के कोई कहानी बनती है। अब आइए एक एक करके इन तत्वों को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कथानक। कथानक कहानी का वह संक्षिप्त रूप होता है जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख होता है। कहानी का संक्षिप्त रूप होता है कथानक, यानी कहानी में कुछ प्रमुख घटनाएं होती हैं, उन्हीं घटनाओं को एक के बाद जोड़ करके कहानीकार कहानी को विस्तृत रूप प्रदान करता है। तो केवल उन प्रमुख घटनाओं को जिनके आधार पर कहानी लिखी गई है उनको एक साथ रख दिया जाए तो इसी को कथानक कहते हैं। कथानक कहानी का केंद्रीय तत्व होता है। केंद्रीय तत्व का मतलब है कि कथानक को ही विस्तार देकर के कहानी बनाई जाती है। कथानक कहानी का प्रारंभिक ढांचा या नक्शा होता है। कथानक के आधार पर ही कहानीकार कहानी को विस्तृत रूप प्रदान करता है। यूं समझें जैसे एक बड़ा भवन या मकान बनाया जाता है तो सबसे पहले कुछ पिलर खड़े कर किए जाते हैं। तो कथानक कहानी का एक पिलर है जिसके ऊपर पूरी कहानी टिकी रहती है। या दूसरे अर्थों में समझें तो जैसे हमारा शरीर होता है तो पूरा शरीर हमारे कंकाल के ऊपर टिका हुआ है। अगर हम अपने कंकाल को निकाल दें या शरीर से कंकाल को अलग कर दिया जाए तो उसके ऊपर जितना भी रक्त, मांस, स्किन आदि है वो सब बहुत थोड़ा सा हिस्सा बचेगा। कंकाल ही है जो हमारे शरीर के ऊपर मांस, मज्जा, नस, नाड़ियों और तमाम अंगों को संभाले हुए है और शरीर को एक शेप प्रदान करता है। तो उसी तरह से कहानी का कंकाल है कथानक। कथानक का आमतौर पर प्रारंभ होता है, मध्य होता है और अंत होता है। अर्थात कथानक का अपना एक पूरा स्वरूप होता है। शुरू शुरू में कथानक एक पृष्ठभूमि तैयार करता है
जिसके माध्यम से कहानी के अलग अलग पात्र स्थापित होते हैं और वही पात्र धीरे धीरे कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अंत में कहानी अपने उत्कर्ष पर पहुंच जाती है और जो कहानीकार का उद्देश्य होता है उसको प्रस्तुत करने में सफल होती है। तो ये हो गए कथानक के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। अगर आपसे पूछा जाता है कहानी के कथानक से आप क्या समझते हैं, तो आप इन 4 बिंदुओं को लिखेंगे। अगला बिंदु है समस्या। हर कहानी में कोई न कोई समस्या होती है, या यूं कहें कि किसी न किसी समस्या के ऊपर ही कहानीकार कहानी को लिखता है। तो समस्या कथानक के भीतर का वह आंतरिक सूत्र होती है जिससे कहानी की अलग अलग घटनाएं आपस में जुड़ी होती हैं। जैसा कि कथानक की परिभाषा में हमने बताया कि कहानी की अलग अलग प्रमुख घटनाओं को अगर एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए तो उसे ही कथानक कहते हैं। लेकिन ये कथानक की अलग अलग घटनाएं एक सूत्र के माध्यम से जुड़ती हैं और इसी सूत्र को समस्या कहते हैं। यूं कहें कि समस्या को लेकर के ही एक कहानीकार अलग अलग घटनाओं की कल्पना करता है और उसके अनुसार पात्रों की कल्पना करता है। तो कुल मिलाकर के कहें कि एक कहानी में जितनी भी घटनाएं होती हैं वो जिस समस्या को लेकर कहानीकार कहानी लिख रहा होता है उसी समस्या के सूत्र में गुथी होती हैं। जैसे मोतियों की एक माला में एक धागे के सहारे ही सारे मोती के दाने गुथे होते हैं, वैसे ही समस्या रूपी धागे के ऊपर ही कथा की सारी घटनाएं आपस में जुड़ी रहती हैं। कहानी लिखने के पीछे कहानीकार का मुख्य उद्देश्य होता है और किसी न किसी समस्या को प्रस्तुत करना होता है। यानी कहानीकार अपनी कहानी के माध्यम से किसी न किसी सामाजिक समस्या को प्रस्तुत करना चाहता है, यही उसका उद्देश्य होता है। अब वो समस्या सामाजिक समस्या हो सकती है, आर्थिक समस्या हो सकती है, मनोवैज्ञानिक समस्या हो सकती है। जैसे दहेज की समस्या पर कोई कहानीकार कहानी लिख रहा है तो दहेज की जो समस्या है ये उस कहानी का सूत्र हो गया। इसी तरह से महिलाओं के साथ बढ़ रहे दुर्व्यवहार के समस्या पर अगर कहानीकार कहानी लिख रहा है तो ये समस्या ही उस पूरी कहानी की घटनाओं के लिए सूत्र का काम करेगा। कहानीकार कहानी की अलग अलग घटनाओं को जोड़कर किसी न किसी समस्या को ही प्रस्तुत करता है। कई बार कहानीकार कहानी में समस्या का समाधान भी प्रस्तुत करता है। अगला बिंदु है उद्देश्य। हर कहानी का कोई न कोई उद्देश्य होता है। कहानी लिखने के पीछे कहानीकार का कोई न कोई उद्देश्य होता है। कहानीकार कहानी में जिस समस्या को विषय के रूप में चुनता है उसके अनेक पहलू हो सकते हैं। अतः कहानीकार का उद्देश्य के रूप में यह तय करना होता है कि वह समस्या की किन किन पहलुओं को अपने कहानी में दिखाना चाहता है। मसलन एक अस्पताल में बार बार मरीज जा रहे हैं लेकिन उनका ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है, यह एक समस्या है। कहानीकार इस समस्या को आधार बनाकर कहानी लिखना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने कहानी का उद्देश्य तय करना पड़ेगा, क्योंकि एक समस्या के कई पहलू हो सकते हैं। हो सकता है मरीजों की इस समस्या के पीछे कारण अस्पताल का प्रबंधन हो, अस्पताल का मैनेजमेंट ठीक ना हो, जिसके कारण मरीज निराश होकर के वापस लौट आते हैं। हो सकता है डॉक्टरों का अभाव हो, स्टाफ की कमी हो सकता है सरकारी नीतियां या नियम ऐसे हों जिसके कारण से एक निश्चित समय तक ही अस्पताल में मरीजों को देखने की व्यवस्था हो, जिससे मरीज वापस चले आते हैं। कुल मिलाकर के इस समस्या के कई पहलू हो सकते हैं और किसी भी समस्या के सभी पहलुओं को कहानी जैसी एक छोटी साहित्यिक विधा में डील नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए कहानीकार ये तय करता है कि हमें अपनी कहानी में समस्या के किन किन पहलुओं को दिखाना है, यही कहानी का उद्देश्य होता है। कहानीकार अपने उद्देश्य के अनुरूप ही कहानी में घटनाओं, परिवेश और पात्रों की कल्पना करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कहानी में उद्देश्य की क्या भूमिका होती है तो आप इन 3 बिंदुओं को लिखेंगे। अब चलते हैं अगले बिंदु पर, परिवेश। क्या होता है परिवेश?
कहानी की घटनाओं या समस्या से जुड़े देश, काल और परिस्थितियों से मिलकर कहानी का परिवेश बनता है। यहाँ देश से मतलब है स्थान, यानी कहानी में जो घटनाएं दिखाई जाती हैं वो घटना किसी न किसी स्थान पर घटित होती होंगी, तो देश से मतलब स्थान से है। और किसी न किसी काल यानी किसी समय में घटनाएं घटित होती होंगी, और घटनाओं को घटने के लिए कुछ परिस्थितियां होती हैं कहानी में। तो इन्हीं स्थान, काल और परिस्थितियों को मिला करके कहानी का परिवेश बनता है। यहाँ काल से मतलब घड़ी के टाइम से नहीं है। काल का मतलब हो सकता है जैसे प्राचीन काल या आधुनिक काल, जैसे युद्ध का काल, जैसे शांति का काल, जैसे आजकल कोरोना का काल चल रहा है। तो इस तरह से, इसी तरह से मौसम से जुड़ी हुई बातें भी हो सकती हैं। वर्षा का समय, वसंत का समय, जाड़े का समय, ये सब काल को दर्शाने वाले शब्द हैं। तो हर समस्या या घटना का कोई न कोई काल होता है, कोई स्थान होता है, और उसके पीछे कुछ न कुछ परिस्थितियां होती हैं। इन तीनों चीजों से मिल करके कहानी का परिवेश बनता है। हर घटना, पात्र या समस्या का अपना स्थान, समय या परिस्थितियां होती हैं, जिन्हें परिवेश कहते हैं। कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए परिवेश का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। इस बिंदु को ध्यान रखेंगे कि कहानी को रोचक बनाने के साथ साथ कहानी को प्रामाणिक बनाने के लिए कहानीकार को कहानी के परिवेश का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। उसी परिवेश के अनुसार ही वह कहानी के पात्रों का चयन करता है, उनके संवाद आदि पर ध्यान देता है। कथानक के आधार पर कहानी को विस्तार देते समय परिवेश संबंधी विवरण का बड़ा महत्व होता है। जैसा कि हमने बताया कि कथानक तो कहानी का बड़ा ही संक्षिप्त रूप है। एक कहानी के प्रमुख घटनाओं को बड़े संक्षेप में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन उन्हीं घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर विस्तार से फैला करके एक बड़ी कहानी लिखी जाती है। तो ये जो कथानक को बड़ा रूप देकर कहानी का आकार दिया जाता है, उस बड़ा रूप देने में परिवेश की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पात्र और चरित्र। कहानी की घटनाएं पात्रों के माध्यम से ही घटित होती हैं। पात्रों की पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया से ही कहानी आगे बढ़ती है। प्रत्येक कहानी में कुछ न कुछ घटनाएं होती हैं, और घटनाएं जब भी घटित होंगी तो उसमें कोई न कोई पात्र होगा। अगर कहीं कहानी में कोई दुर्घटना होती है तो उसमें भी कोई न कोई पात्र होगा जिसके साथ दुर्घटना घटित होगी। कहानी में कहीं संघर्ष है तो उसमें भी कहीं न कहीं दो पात्र होंगे जिनके बीच में संघर्ष हो रहा होगा। यानी बिना पात्रों के घटनाएं संभव नहीं है। ये जो पात्र आपस में जो क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, इन्हीं के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। अब देखते हैं चरित्र के बारे में। कथानक और विषय के अनुरूप हर पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है, जिसे पात्र का चरित्र कहते हैं। यानी हर कहानी में हर पात्र का अपना एक विशिष्ट चरित्र होता है। कहानी के विकास के साथ साथ पात्रों का चरित्र भी विकसित होता है। कहानी में स्थान स्थान पर कहानीकार पात्रों का चरित्र चित्रण करता है। उदाहरण के तौर पर एक कहानी में राम और मोहन दो पात्र हैं। राम एक गरीब, अनपढ़, गंवार, देहाती किसान है। वहीं पर मोहन जो है वो पढ़ा लिखा, शिक्षित वकील है जो शहर में रहता है। तो जब भी राम एक पात्र के रूप में चर्चा की जाएगी तो उसका चरित्र क्या है कि वह अनपढ़, गंवार और गांव का किसान है। ये जो अनपढ़ है, गंवार है, ये क्या है? राम नामक पात्र का चरित्र है। इसी तरह से मोहन नामक पात्र का चरित्र क्या है कि वह पढ़ा लिखा, शिक्षित, शहरी और वकील है। ये मोहन का चरित्र है। तो इस तरह से कहानी में जितने भी पात्र होते हैं उनका एक निश्चित चरित्र होता है, और यह चरित्र कहानी के विकास के साथ साथ स्वयं भी विकसित होता रहता है। जैसे कई सारी कहानियों में आप देखते होंगे, कहानी का एक पात्र शुरू में बड़ा ही ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ है, लेकिन कहानी के अंत तक जाते जाते वो धूर्त, बदमाश और बेईमान निकल जाता है। फिल्मों में अक्सर होता है कि कहानी का कोई पात्र शुरू में तो बहुत ही ईमानदार है, लेकिन फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे वह पात्र काफी
प्रतिकूल हो जाता है, बेईमान, दुष्ट हो जाता है। कई पात्र ऐसे होते हैं जो शुरुआत में बड़े गुंडे, बदमाश, मवाली टाइप के होते हैं, लेकिन फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे पात्र जो है वो ईमानदार और शरीफ होते चले जाते हैं। यानी कहानी के विकास के साथ साथ पात्रों का चरित्र भी विकसित होता है और कहानीकार अपनी कहानी में स्थान स्थान पर पात्रों के चरित्रों का चित्रण करता है, उनका वर्णन करता है। कहानीकार के सामने पात्र का स्वरूप, स्वभाव या उद्देश्य जितना स्पष्ट होगा, उसका चरित्र चित्रण करने एवं उसके संवाद लिखने में आसानी होगी। यानी पहले से एक कहानीकार अपने पात्रों के चरित्र के बारे में एक अपने मन में एक स्वरूप बना लेता है, एक ढांचा बना लेता है कि हमारा कौन सा पात्र किस चरित्र वाला होगा, ताकि उसका चरित्र चित्रण करते समय और उस पात्र का संवाद लिखते समय कहानीकार को कोई मुश्किल न हो। चरित्र चित्रण के लिए पात्रों के पारस्परिक अंतर संबंधों पर भी विचार किया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए कि कौन सा पात्र किस परिस्थिति में क्या प्रतिक्रिया करेगा। यानी जब कहानीकार अपनी कहानी में किसी पात्र का चरित्र चित्रण करता है तो उसे ध्यान में रखना चाहिए कि जो चरित्र उसने कल्पित किया है अपने पात्र का, उसके अनुरूप ही उसके संवाद हों, उसके क्रियाकलाप हों। और ये ध्यान देना जरूरी है कि एक पात्र का दूसरे पात्र के साथ क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, उसी के अनुसार उसके संवाद, उसकी क्रियाकलाप कहानी में दिखाए जाने चाहिए। तो ये हो गया पात्र और चरित्र। अब इसमें से चरित्र चित्रण को लेकर के एक और प्रश्न पूछा जाता है कि चरित्र चित्रण कितने तरह से कहानीकार कर सकता है। यानी एक कहानीकार कहानी में अपने पात्रों का चरित्र चित्रण किन किन तरीकों से कर सकता है, चरित्र चित्रण की विधियां क्या हैं। तो दो प्रमुख विधियां हैं चरित्र चित्रण की। पहली विधि देखते हैं। चरित्र चित्रण का सबसे सरल तरीका यह है कि कहानीकार द्वारा पात्रों के गुणों का बखान, यानी कहानी में कहानीकार खुद अपने पात्र के गुणों का, उसके चरित्र का वर्णन करे, ये एक तरीका है। जैसे मुरलीधर बड़ा दानी है, वह दूसरों का ध्यान रखता है, दूसरों के लिए उसकी जान हाजिर रहती है। अगर कोई कहानीकार इस तरह से वाक्य लिखता है, इसका मतलब वो मुरलीधर नामक पात्र का चरित्र चित्रण करते हुए ये बता रहा है कि मुरलीधर जो है वो बड़ा दानी व्यक्ति है और दूसरों का ध्यान रखता है, दूसरों की मदद करता है। ये सब मुरलीधर का चरित्र हो गया। लेकिन यह तरीका जो है एक प्रभावहीन और आउटडेटेड तरीका हो चला है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि पात्रों के क्रियाकलाप, संवादों तथा दूसरे लोगों द्वारा बोले गए संवादों के माध्यम से चरित्र का पता चले। यानी कहानीकार खुद अपने पात्र का चरित्र चित्रण न करे, बल्कि पात्रों का जो संवाद है या पात्रों के जो क्रियाकलाप है उनके माध्यम से चरित्र के बारे में पाठक को पता चले। उदाहरण के तौर पर मुरलीधर ने एक गरीब आदमी को सर्दी में ठिठुरते देखा तो अपनी शाल उसे दे दी। अगर कहानीकार कहानी में इस तरह के वाक्य लिखता है तो इसका मतलब वो मुरलीधर के बारे में खुद नहीं बता रहा है, उसके चरित्र के बारे में, उसके गुण के बारे में स्वयं नहीं बता रहा है, बल्कि एक क्रिया को दर्शा रहा है, मुरलीधर के क्रियाकलाप को दर्शा रहा है कि उसने सर्दी में ठिठुरते हुए किसी व्यक्ति को देखा तो अपनी शाल दे दी। अब इस बात से स्वतः ही पाठक को पता चल जाएगा कि मुरलीधर एक दानी व्यक्ति है, एक दयालु व्यक्ति है, दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति है। ये लेखक को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक, एक और उदाहरण देखते हैं। मुरलीधर का दोस्त फीस जमा कराने की लाइन के बाहर उदास खड़ा था, क्योंकि उसके पास फीस जमा कराने के लिए इतने रुपए नहीं थे। मुरलीधर ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी फीस मैं भर दूंगा, तुम बस अपनी पढ़ाई जारी रखो। यहाँ पर मुरलीधर का एक संवाद है कि तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी फीस मैं भर दूंगा, तुम बस अपनी पढ़ाई जारी रखो। मुरलीधर के इस संवाद से पाठकों को पता चल जाएगा कि मुरलीधर जो है अपने दोस्त की मदद कर रहा है, यानी वो मदद करने वाला व्यक्ति है और दूसरों के भले के लिए सोचता है। तो इससे भी मुरलीधर के चरित्र का पता चलता है। यहाँ कहानीकार ने स्वयं मुरलीधर के चरित्र के बारे में नहीं बताया, लेकिन मुरलीधर का जो संवाद है उससे पाठकों को पता चल गया कि वो किस तरह का व्यक्ति है। इसी तरह से एक और उदाहरण देखते हैं।
राजीव उदास बैठा था। उसके पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। मोहन ने उसे समझाते हुए कहा, तुम अपने मित्र मुरलीधर से क्यों नहीं कहते? मुझे उम्मीद है वह तुम्हारी समस्या का जरूर समाधान करेगा। वह बहुत दयालु है। यहाँ संवाद मुरलीधर का नहीं है, दूसरे पात्र का संवाद है, लेकिन वो संवाद मुरलीधर के बारे में है। इससे भी पता चलता है कि मुरलीधर जो है वो दूसरों की समस्या का समाधान करता है और वो दयालु स्वभाव का है। यानी तीन तरह से पाठकों को ये पता चल गया कि मुरलीधर जो है वो दयालु स्वभाव का है, मदद करने वाले स्वभाव का है। एक तो मुरलीधर नामक पात्र की जो अपनी क्रियाकलाप है, दूसरा मुरलीधर नामक पात्र का जो अपना संवाद है, और तीसरा मुरलीधर के बारे में कहानी के किसी और पात्र का संवाद है। इन तीनों तरीकों से पता चल गया। तो यह है दूसरी विधि, और यही विधि जो है प्रभावशाली मानी जाती है कहानी में, न कि कहानीकार द्वारा स्वयं अपने पात्र के चरित्र का वर्णन किया जाना। कहानी का अगला तत्व है पात्रों के संवाद। इससे संबंधित दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो कहानी में संवादों का महत्व क्या होता है, दूसरा कहानी के संवादों की विशेषता क्या होनी चाहिए, क्या गुण होना चाहिए संवाद में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कहानी में संवादों का महत्व। कहानी में पात्रों के आपसी संवादों का अत्यंत महत्व है। संवादों के माध्यम से ही कहानी आगे बढ़ती है। कहानीकार जिस घटना या क्रिया को कहानी में घटित होते हुए नहीं दिखा सकता, उसे संवादों के माध्यम से सामने लाता है। कई बार ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जो कहानीकार अपनी कहानी में घटित होते हुए नहीं दिखा सकता, तो उसको संवादों के माध्यम से सूचित करता है। जैसे दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं अगर किसी कहानी में, और एक दोस्त कहता है कि मैं परसों दिल्ली गया था, तो दिल्ली जाते हुए की घटना कहानीकार ने नहीं दिखाई अपनी कहानी में, लेकिन दोस्त के संवाद के माध्यम से पाठकों को यह पता चल गया कि ये परसों दिल्ली गया था। संवाद के माध्यम से पात्रों के चरित्र तथा उनके पारस्परिक अंतर संबंधों का पता चलता है। यानी कहानी में जो संवाद होते हैं, उन्हीं संवादों से पता चलता है कि पात्रों के बीच में किस तरह का रिश्ता है, किस तरह का संबंध है, कौन किसका शत्रु है, कौन किसका मित्र है, और कौन किसके प्रति क्या भाव रखता है। ये सब चीजें पता चलती हैं। अब देखते हैं कहानी में संवाद की विशेषताएं, यानी संवाद में क्या विशेषताएं या क्या गुण होने चाहिए। पात्रों के संवाद उनके स्वभाव, परिवेश, विश्वास, आदर्शों और स्थितियों के अनुरूप होने चाहिए। ये सबसे पहली विशेषता है संवाद की। यानी पात्र अगर क्रोधी स्वभाव का है तो उसके संवाद भी ऐसे होने चाहिए जिसमें क्रोध नजर आए। अगर पात्र कोई साधु है या शांत स्वभाव का है तो उसके संवाद भी उसी के अनुरूप कोमल होने चाहिए। इसी तरह से पात्र अगर ग्रामीण परिवेश का है तो ग्रामीण शब्दावली उसकी संवाद में होनी चाहिए। अगर शिक्षित शहरी परिवेश का पात्र है तो उसके संवादों की शब्दावली जो है वो शिक्षित शब्दावली होनी चाहिए, शिक्षा से अच्छी शब्दावली होनी चाहिए। साथ में पात्रों का विश्वास क्या है, किस तरह की संस्कृति और आदर्शों की से जुड़े हुए हैं, किन स्थितियों में पात्र अपने संवाद व्यक्त कर रहा है, इन तमाम चीजों को ध्यान रखते हुए संवाद लिखे जाने चाहिए और उसके अनुरूप ही शब्दों का चयन संवाद के लिए किया जाना चाहिए। संवाद ऐसे होने चाहिए जिन्हें सुनकर ही पता चल जाए कि कौन बोल रहा है, वो क्या करता है और उसकी पृष्ठभूमि क्या है। यानी कहानी में पात्रों के बारे में उनके संवाद को सुनकर ही अंदाजा लग जाना चाहिए कि कौन सा पात्र पढ़ा लिखा है, कौन सा अनपढ़ है, कौन सा कोई बड़ा व्यक्ति है, कौन सा सामान्य साधारण व्यक्ति है, कौन से पात्र की पृष्ठभूमि ग्रामीण है, कौन से पात्र की पृष्ठभूमि शहरी है। ये सब चीजें यानी पात्र के चरित्र के बारे में तमाम सारी जानकारियां उनके संवादों के माध्यम से ही पता चल जानी चाहिए। संवाद छोटे, स्वाभाविक और उद्देश्य के प्रति सीधे लक्षित होने चाहिए। यानी छोटे छोटे संवाद होने चाहिए, स्वाभाविक होने चाहिए, और कहानीकार का कहानी रचने के पीछे जो उद्देश्य है उस उद्देश्य से डायरेक्टली जुड़े होने चाहिए संवाद। संवादों में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, बहुत लंबे लंबे संवाद कहानी में नहीं होने चाहिए। ये हो गए संवाद की गुण या विशेषताएं।
अगला तत्व है द्वंद्व। द्वंद्व का अर्थ होता है टकराहट। कहानी में परस्पर विरोधी तत्वों के टकराव या स्वाभाविक गति में आने वाली बाधा या अवरोध को द्वंद्व कहते हैं। कहानी में द्वंद्व दो स्तरों पर नजर आ सकता है। पहला, बाह्य घटनाओं या पात्रों के आपसी संवादों में संघर्ष के रूप में। दूसरा, पात्र के भीतर वैचारिक अंतर द्वंद्व के रूप में। यानी द्वंद्व कहानी के भीतर परस्पर विरोधी बातों की आपसी टकराव, आपसी संघर्ष को द्वंद्व कहते हैं। और यह जो द्वंद्व है ये दो स्तरों पर हो सकता है। पहला तो कहानी की जो बाह्य घटनाएं हैं उन घटनाओं के भीतर द्वंद्व हो सकता है। जैसे कहानी का नायक है या कहानी का जो विलेन है, उनके बीच कोई संघर्ष या टकराव है, इसको भी द्वंद्व कहेंगे। इसी तरह से पात्रों के आपसी संवाद हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट है, एक दूसरे को काउंटर करते हुए हैं, इन संवादों में भी द्वंद्व हो सकता है। दूसरा जो द्वंद्व है वो आंतरिक द्वंद्व होता है। कोई पात्र अपने भीतर अलग अलग विचारों से घिरा हुआ है, इसको अंतर्द्वंद कहते हैं। जैसे कई सारी फिल्मों में आपने देखा होगा कि कई बार जो विलेन होता है वो नायक को प्रस्ताव रखता है कि तुम मेरे कहे अनुसार अगर चलोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और अगर तुम मेरे कहे अनुसार नहीं चलोगे तो हमारे लोग तुम्हें मार डालेंगे। अब नायक की बहन की शादी होने वाली है, नायक की मां अस्पताल में भर्ती है। नायक सोच में पड़ जाता है कि अगर मैं विलेन के कहे अनुसार करता हूं तो अपने फर्ज से गद्दारी करूंगा, अपने देश से गद्दारी करूंगा, और अगर उसके कहे अनुसार नहीं चलता हूं तो अस्पताल में पड़ी मेरी मां मर जाएगी, बहन की शादी रुक जाएगी। तो वो अपने मन में एक विचारों का टकराहट लेकर के जीता है, इसको कहते हैं अंतर्द्वंद। तो इस तरह से कहानी की बाह्य घटनाओं में भी द्वंद्व हो सकता है, पात्रों के आपसी संवादों में द्वंद्व हो सकता है, ये बाह्य द्वंद्व है। और पात्र के मन के भीतर जो विचारों की टकराहट होती है इसको अंतर्द्वंद कहते हैं। तो ये दो रूपों में कहानी का द्वंद्व हो सकता है। द्वंद्व कथानक के बुनियादी तत्वों में से एक है। द्वंद्व ही कथानक को आगे बढ़ाता है। उदाहरण के तौर पर यदि दो लोग किसी बात पर आपस में सहमत हैं तो बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन असहमति है तो सरलता से बातचीत आगे बढ़ सकती है। यानी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कहानी में द्वंद्व का होना जरूरी है। द्वंद्व मतलब एक तरफ नायक और एक तरफ विलेन, इन दोनों का होना कहानी में जरूरी है, तभी कहानी आगे बढ़ेगी। क्योंकि किसी भी बात पर अगर दो लोग असहमत हैं तभी बातचीत आगे बढ़ेगी। एक के विरोध में दूसरे लोग बातें करेंगे और काउंटर और एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हुए कहानी आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर किसी मुद्दे पे दो लोग सहमत हो जाते हैं तो फिर बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। इसी तरह से कहानी को आगे बढ़ाने के लिए असहमति जरूरी है, द्वंद्व का होना जरूरी है। कहानीकार अपनी कहानी में द्वंद्व के बिंदुओं को जितना स्पष्ट रखेगा कहानी भी उतनी सफलता से आगे बढ़ेगी। किन किन बातों को लेकर के कहानी के नायक और प्रतिनायक यानी विलेन के बीच में द्वंद्व है, ये कहानीकार के मन में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए, तभी जाकर के कहानी जो है सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगी। द्वंद्व का तत्व कहानी को रोचक बनाता है, कौतूहल पैदा करता है और इसी कौतूहल के माध्यम से पाठक को अंत तक कहानी से जोड़े रखता है। कहानी में जितना ज्यादा द्वंद्व होगा तो उस द्वंद्व के सॉल्यूशन को जानने के लिए इतना ज्यादा जिज्ञासा होगी पाठक के मन में, और ये जो जिज्ञासा या जो कौतूहल है वही पाठक को लास्ट तक कहानी से जोड़ करके रखता है। ये द्वंद्व का तत्व अगर कहानी में कमजोर है तो पाठक पूरी कहानी से जुड़ करके नहीं रहेगा और बीच में ही कहानी को छोड़ करके वो जा सकता है, जिसको फिल्मों की भाषा में सस्पेंस कहते हैं। तो ये जो सस्पेंस है ये द्वंद्व के माध्यम से ही पैदा होता है। अगला जो बिंदु है वो है चरम उत्कर्ष। चरम उत्कर्ष या क्लाइमेक्स कहानी में वह बिंदु होता है जब घटनाओं या विचारों का टकराव अपनी उच्चतम स्थिति में होता है और इस टकराव के अंतिम निष्कर्ष को लेकर पाठक का कौतूहल भी अपने उच्चतम स्थिति में होता है।
चरम उत्कर्ष या क्लाइमेक्स कहानी का वह बिंदु होता है जो घटनाओं या विचारों का टकराव उच्चतम स्थिति में प्रस्तुत करता है। हर कहानी जैसे से आगे बढ़ती है तो एक ऐसी स्थिति आती है जब द्वंद्व अपने चरम पर होता है, यानी नायक और प्रतिनायक इन दोनों के बीच टकराव अपनी चरम स्थिति पर होता है। विचारों का जो द्वंद्व है वो भी अपनी चरम स्थिति में होता है। इसी चरम स्थिति को कहानी का चरम उत्कर्ष बिंदु या क्लाइमेक्स कहा जाता है। इस बिंदु पर टकराव के अंतिम निष्कर्ष को लेकर पाठक में कौतूहल भी अपनी उच्चतम स्थिति में होती है, यानी पाठक को भी लगता है कि अब जो है इस द्वंद्व का समाधान होने वाला है, ये सस्पेंस का अंत होने वाला है, सस्पेंस से पर्दा हटने वाला है, ऐसा पाठक को महसूस होता है। चरम उत्कर्ष के बाद द्वंद्व का समाधान हो जाता है। चरम उत्कर्ष के क्षण में ही कहानी का मुख्य पात्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अंतिम रूप से सफल या असफल होता है। इसका मतलब है कि हर कहानी में जो कहानी का नायक होता है या कहानी का मुख्य पात्र होता है, वह उसका कुछ न कुछ लक्ष्य होता है, तो कहानी के चरम बिंदु पर पहुंच करके वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, या तो लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह से या अंतिम रूप से असफल हो जाता है। तो दोनों तरह की कहानियां होती हैं। कुछ कहानी में जो कहानी का मुख्य पात्र है वो अंत में जाकर के हार जाता है या असफल हो जाता है, और कुछ ऐसी भी कहानियां होती हैं जिसमें कहानी का जो मुख्य पात्र होता है अंत में सफल होता है। तो जो सफल होता है जिन कहानियों में, उसको सुखांत कहानी कहते हैं, और जिस कहानी में नायक जो है अंत में हार जाता है, असफल हो जाता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, उसको दुखांत कहानी बोलते हैं या ट्रेजेडी बोलते हैं। चरम उत्कर्ष से कहानी के उद्देश्य की अभिव्यक्ति होती है। कहानीकार जिन उद्देश्यों को लेकर कहानी लिखता है वो उद्देश्य भी चरम उत्कर्ष के माध्यम से ही अभिव्यक्ति होता है। चरम उत्कर्ष की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, चरम उत्कर्ष की क्या विशेषताएं हैं। चरम उत्कर्ष का चित्रण बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। भावों या पात्रों की अतिरिक्त अभिव्यक्ति चरम उत्कर्ष के प्रभाव को कम कर सकती है। अगर कहानीकार चरम उत्कर्ष के बिंदु पर पात्रों के भावों को एक्स्ट्रा रूप से व्यक्त करता है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाता है, तो इससे चरम उत्कर्ष जो है वो कमजोर हो जाता है, उसका प्रभाव कमजोर हो जाता है। अपने उद्देश्य के पूर्ति के प्रति कहानीकार की प्रतिबद्धता या अतिरिक्त आग्रह कहानी को भाषण में बदल देता है। हर कहानीकार किसी न किसी उद्देश्य को लेकर कहानी लिखता है, लेकिन अगर चरम उत्कर्ष पर पहुंचकर कहानीकार जबरन अपने उद्देश्य को कहानी में थोपना चाहता है, तो कहानी जो है वो रियलिस्टिक न लग करके भाषणबाजी जैसी लगने लगती है। चरम उत्कर्ष स्वाभाविक होना चाहिए, जिससे पाठक स्वयं ही कहानीकार के उद्देश्य के पक्ष में सोचने को प्रेरित हो। चरम उत्कर्ष स्वाभाविक होना चाहिए, जिससे पाठक स्वयं ही कहानीकार के उद्देश्य के पक्ष में सोचने को प्रेरित हो। साथ ही पाठक को ऐसा लगना चाहिए कि कहानीकार ने उस पर बलात् संदेश थोपने की बजाय खुद निष्कर्ष निकालने का अवसर दिया है। यानी पाठक को खुद ये निष्कर्ष निकालने का अवसर दिया जाना चाहिए कि इस कहानी का निचोड़ क्या है। ऐसा नहीं कि कहानीकार खुद जो है चरम उत्कर्ष के बिंदु पर अपना निचोड़ बता दे। इससे कहानी भाषणबाजी जैसी लगने लगती है और उसमें यथार्थ का अंश कमजोर पड़ने लगता है। तो ये कुछ चरम उत्कर्ष की विशेषताएं हैं। और अब अंत में अच्छी कहानी कैसे लिखें, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि कहानी लिखने की कला सीखने का सबसे अच्छा और सीधा तरीका यह है कि अधिक से अधिक अच्छी कहानियां पढ़ी जाएं और उनका विश्लेषण किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक से अब आपका कोई भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा। अच्छी तरह से इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे। अभिव्यक्ति माध्यम के अन्य सभी टॉपिक से जुड़े वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके अलग अलग टॉपिक को ढूंढ करके विस्तार से उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे किसी नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।